नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, अगर बारिश के मौसम की बात की जाए तो बारिश का मौसम हम में से कई लोगों को रोमांचित कर देता है। वर्षा ऋतु में वातावरण खुशनुमा हो जाता है, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में दर्शकों हमारे शरीर को भी कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि बारिश के मौसम में कई बार हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो सही से काम नहीं करता। जुकाम बुखार के साथ साथ हमें त्वचा संबंधी रोगों से भी दो चार होना पड़ता है। ऐसे में बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में विशेष रूप से किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखें, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश अधाना जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अधाना, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम आपका बहुत। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु के ऊपर, और वर्षा ऋतु वैसे देखा जाए तो बेहद खूबसूरत ये मौसम होता है, लेकिन हम में से कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी इस मौसम में गुजरना पड़ता है। तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम मानव शरीर के बारे में बात करें तो इस ऋतु का प्रभाव एक ह्यूमन बॉडी पर किस तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले, जैसा आपने भी बताया कि ये रोमांचित करने वाला मौसम होता है, और वर्षा ऋतु क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है, तो सभी जितने वातावरण में एकदम हरियाली हो जाती सारे में, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे जलजनित बीमारियां भी पैदा करने वाले जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और फंगस हैं, वो भी उसी तरह से ग्रो करते हैं जिस तरह से ये हरी पत्ती और हरे पेड़ पौधे चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो क्योंकि गर्मी के बाद ये मौसम और बहुत तेज़ गर्मी पूरे हमारे इस उत्तर क्षेत्र में पड़ती है, उसके बाद बारिश का मौसम होता है। उसके कारण क्या होता है कि जलभराव की स्थिति हो जाती है कहीं कहीं पे, और उस जलभराव के कारण अनेक सारे जो मैंने बताया अभी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब ग्रो कर जाते हैं। तो वो सारे शरीर पे कुप्रभाव डालते हैं, और उन्हीं से बचने की आवश्यकता है, सावधानीपूर्वक रहने की आवश्यकता है। दो तरह से ये इफ़ेक्ट डालते हैं। एक तो पानी जिसको हम अंदर पीने के लिए ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं पानी पीने के लिए, उसके माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस अंदर जा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं, जैसे लूज मोशन है, वोमिटिंग है। और दूसरा बाहर, क्योंकि स्किन की आपने बात की, तो स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो वर्षा ऋतु में बहुत सारे इन्फेक्शन इस तरह से उन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अधाना, एक एक करके हम इन तमाम बीमारियों की ओर चलेंगे और जानेंगे आपसे कि आयुर्वेद के जरिए किस तरह से अपने आप को मजबूत इस मौसम में, इस ऋतु में हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पाचन तंत्र की यहाँ पर बात करते हैं। डॉक्टर अधाना, कई बार हमने देखा है कि बारिश की जब शुरुआत होती है तो हमें से कई लोगों का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, पेट चलने लगता है, उल्टी दस्त जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो ये पहली बात तो क्यों होता है, और फिर इसका समाधान क्या है आयुर्वेद की नज़र में? जैसे क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा भाग 90% से भी ज़्यादा भाग उसका पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो एक तरह से ओपन, उसका जो सोर्स है वो ओपन है। वो अंडर, जैसे ग्राउंड वाटर आता है टैंकी के द्वारा, वो सप्लाई नहीं है वहाँ पे। तो उसके कारण, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। उसके कारण जो आपने ये लूज मोशन और वोमिटिंग और ये सब समस्याएं, पाचन तंत्र खराब होने की समस्या बताई है, उसका मेन कोज तो वो पानी का वो इन्फेक्शन है, उसके कारण हो सकती है। तो ऐसे में इससे बचाव का ये एक अच्छा तरीका है कि उस पानी को उबाल के ठंडा करके पिएं, उसको छान के पिएं, तो वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिल्कुल। और अगर उबाल के पानी पीने के बावजूद या किसी अन्य कारण से ये चीज़ें हो भी जाएं, अगर पेट गड़बड़ है या उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, तो किस तरह का आयुर्वेदिक इलाज घर पर हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके? घर पे करने के लिए ये है कि एक तो सुपाच्य भोजन करें, और अगर ये रोग हो जाए तो उसके रोग के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना है, लेकिन जब तक डॉक्टर के यहाँ जाएँ, बाहर किसी डॉक्टर को दिखाएं। उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी चीज़ इसकी बता देता हूँ कि पुदीना एक पेड़ होता है, हर घर में पाया जाता है। मैंने देखा पहाड़ों में खूब पाया जाता है, मैं भी वहीं नौकरी करता हूँ, तो खूब ग्रो करता है पुदीना पहाड़ों में। तो उस पुदीने की पत्ती लेके उनको अच्छी तरह साफ़ कर लें और उनको बारीक बारीक काट लें। थोड़ा उसमें प्याज, छील के प्याज को, और थोड़ा सा प्याज, आधा प्याज उसके अंदर डाल दें, उनको आपस में क्रश करके, और उसका एक तरह से सूरज जो होता है उसको निकाल लें, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आप निकाल पाएँ।
लौंग एक पीस के वो उसके अंदर डाल दें, थोड़ा नमक डाल दें, इसको पिला दें तो एक तत्काल उससे राहत मिल जाती है और उसके बाद आगे का डॉक्टर की जो भी चिकित्सा है वो करनी चाहिए। लेकिन इमरजेंसी को ये रोक सकता है। मान लीजिए दुर्गम क्षेत्र में कहीं रात में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना है और एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग ये बीमारी हो जाती है, तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस मौसम में विशेष रूप से हमारा खान पान किस तरह का रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें उतना पता नहीं होता और खाने के प्रति हम इतने गंभीर नहीं होते, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन इस मौसम में क्या विशेष रूप से हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या खाने से बचना चाहिए? ऋतु के हिसाब से आयुर्वेद में 6 ऋतु होती हैं, तो उसमें ये क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है और ये 2 जो आदान काल और विसर्ग काल है उनके बीच की ऋतु है। तो इस समय ऐसा आयुर्वेद मनीषियों ने कहा है कि जो प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो बहुत सप्रेस रहती है, बहुत डाउन हो जाती है वर्षा ऋतु में। और क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है तो उसके कारण जो हमारी पाचकाग्नि है, जो हमारा डाइजेशन है, वो भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसलिए बहुत गरिष्ठ पदार्थ, बहुत भारी पदार्थ, खीर और पूड़ी जो है, इस तरह के भारी पदार्थों से बचना चाहिए इस ऋतु में। और खान पान में जो है सुपाच्य हल्का भोजन करें और जो आसानी से पच जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या उपवास की भी ज़रूरत पड़ती है वर्षा ऋतु में? अगर किसी का नहीं पाचन तंत्र ठीक बैठ रहा है तो क्या उपवास भी करना सही रहता है, या कई लोग उबला हुआ खाना भी प्रेफर करते हैं? उपवास की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और ये जो वर्षा जनित जल जनित जो बीमारियां हैं वो उपवास से बहुत जल्दी ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें आम की उत्पत्ति नहीं होती है। ये इन्फेक्शन के कारण तात्कालिक बीमारियां होती हैं। तो इसमें सुपाच्य भोजन बड़ा महत्वपूर्ण है, हल्का और सुपाच्य भोजन जो आसानी से पच जाए। दूसरा, इसके लिए एक सावधानी की ये भी है कि इसमें हो सके तो 2 टाइम ही भोजन करना चाहिए। 2 टाइम मील का जो थ्योरी है आयुर्वेद की, वो परफेक्ट है। और मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि 1 टाइम के मील की भी थ्योरी है आयुर्वेद के अंदर, लेकिन इसमें 2 टाइम मील, क्योंकि हम दैनिक कार्य में अपने लगे रहते हैं, तो उससे आसानी से जो है पाचन हो जाता है। उपवास, क्योंकि वायु के प्रकोपित होने के चांसेस रहते हैं इस ऋतु में, तो इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उपवास की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बारिश के मौसम में विशेष रूप से पानी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया। तो और क्या क्या ऐसी संभावनाएं होती हैं पानी से, जो जल जनित जो बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी इस मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है और फिर उनका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसे आपने भी बताया, बड़ी कॉमन है और इस समय डेंगू है या चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इनका अगर कोई इलाज है तो वो प्रिवेंशन है। कम से कम अपने आसपास के क्षेत्रों में पानी इकट्ठा ना होने दें जहाँ हम रहते हैं, और कपड़े को सही ढंग से पूरे बाजू के कपड़े पहन के रखें, मच्छर काटने से बचें, क्योंकि इन सब का जो सोर्स है, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाता है इन इन्फेक्शन को, चाहे वायरस को लेके जाए और चाहे उसके पैरासाइट को लेके जाए मलेरिया के, उसके लिए मच्छर का होना आवश्यक है। और मच्छर जब तक नहीं काटेगा तब तक ये ट्रांसमिट नहीं हो सकते। वो बीमार व्यक्ति को काटे और फिर उसके बाद जाकर स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर देता है, उसके वायरस को ट्रांसमिट कर देता है, उसके जो मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट है उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर ये है कि अपने आसपास में गड्ढे में या दूसरे जो बर्तन होते हैं जिनमें एक परमानेंट पानी इकट्ठा हो जाता है, उनका ध्यान रखें कि उन्हें पानी में इकट्ठा ना होने दें और अपने आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सैनिटेशन है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सफाई है, और वो भी तब जब वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि अब मान लीजिए कि सब्जियां आती हैं, बाहर से सब्जी आती हैं, इस वर्षा ऋतु के अंदर जो सब्जी ग्रो करती है उसके अंदर भी उसकी जो सब्जी के ऊपर भी बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं।
इसलिए वहाँ भी सैनिटेशन की आवश्यकता है, वहाँ भी सफाई की आवश्यकता है। उनको अच्छी तरह से साफ़ करके धुल के सब्जी का यूज करें। और दूसरी बात यह है कि जो पानी है, पानी को अपनी सब्जी जो खाली, मैं अभी पानी पीने की बात की है, खाली पानी पीने के में यूज जो करते हैं उसको नहीं, बल्कि जो सब्जी अपना खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं उसको भी बॉयल करके करें तो वो उन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ये जो जलजनित बीमारियां हैं, ये जलजनित बीमारियां ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दो चीज़ें हैं, देखिए हम क्या खाते हैं और कब खाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कि मैंने बताया कि एक जो 2 टाइम मील का सिद्धांत है उसको अपनाना चाहिए, और दूसरा साफ़ सफाई से सब्जी का और जो अपने खाने पीने के पदार्थ हैं उनमें फंगस का, क्योंकि बरसात ऋतु है, ह्यूमिडिटी रहती है, उसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो ऐसा ना हो कि वो सब्जी खराब हो और उसके कारण दूसरे इन्फेक्शन पैदा हो जाएं, इनसे बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में एक चीज़ भी और आम हो जाती है, बच्चों में भी और बड़ों में भी जुखाम और बुखार के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बहुत जल्दी लोगों में बुखार की समस्या या रनिंग नोज़ या हेडेक, ये भी बहुत जल्दी देखा जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है और ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने घरों में? देखिए, चेंज इन वेदर बहुत तेज़ी से होता है। बहुत तेज़ गर्मी है, पता लगे कि उसके तुरंत बाद बहुत तेज़ बारिश आई, तो उसके कारण ये जुकाम की समस्याएं हो जाती हैं। और जो जुकाम है उसके कारण इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से डाउन होती है बॉडी की। तो इम्यूनिटी डाउन होती है तो जो जलजनित जो बैक्टीरिया है, वायरस है या जो फंगस है, वो बहुत तेज़ी से शरीर के ऊपर अटैक कर सकते हैं और बीमार कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने की आवश्यकता है कि ये जो एक्सपोजर है, ये जो बहुत तेज़ गर्मी का एक्सपोजर है, फिर उसके बाद तुरंत बारिश का एक्सपोजर है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, इससे जितना हो सके बचने की कोशिश करें। बिल्कुल। इम्यूनिटी की आपने बात करी डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है कि जब एक सीज़न से हम दूसरे सीज़न में आते हैं, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो इस मौसम में विशेष रूप से अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो क्या चीज़ें शामिल करनी हमें चाहिए अपनी डाइट में, ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और ये तमाम जो डिजीज़ेज़ हैं, ये बीमारियाँ हैं, इनसे हम पार पा सकें? एक तो जो मौसम की और उस क्षेत्र के अंदर जो उस मौसम में उत्पन्न होने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, वो अच्छा एक इम्यूनिटी बढ़ाने का कारक हो सकती हैं। तो जो उस क्षेत्र की और उस मौसम की जो सब्जियां हैं वो सफिशेंट हैं इसके लिए कि उनको लें और यथासमय भोजन करें, भूख लगने पे ही भोजन करें। ऐसा नहीं है कि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन करें। जैसे मैंने बताया 2 टाइम मील की व्यवस्था है कि देखिए, जब हम कुछ भी खाते हैं तो जैसे हम अपने ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो पाचन शुरू हो जाता है। वैसे मुंह का जो हमारा मुंह के अंदर भी जब हम चबाते हैं तो उससे सलाइवा निकलता है। तो कोई भी चीज़ मुंह में डालेंगे तो सलाइवा सिक्रीशन होता है और उसके साथ बहुत सारे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और ये पाचन मुंह से शुरू होकर और हमारी आँत तक, जहाँ तक इसका एब्जॉर्प्शन होना है वहाँ तक ये पाचन होता है। अभी मान लीजिए हमने भोजन किया और उसके क्योंकि इसमें लगभग 3 घंटे का समय लगता है, उसी में 2 घंटे में या 1.5 घंटे में फिर दूसरी कोई चीज़ खाई, तो उससे होता क्या है कि जो पहला भोजन हमने किया है उसका पाचन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उससे कच्चा रस की उत्पत्ति होती है। और फिर हमने दोबारा से भोजन किया, फिर उससे एक रस, तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और ये पाचन यहाँ से लेकर फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से, फिर इसका सेलुलर और टिश्यू लेवल पर जाकर फिर डाइजेशन होता है। तो हमारा जो विसरा है, लीवर है और हार्ट है, किडनी है, जो इन सब जो हमारे कहिए कि जीवनदायिनी अंग है, उन सबको भी फिर ये बीमार कर देता है। तो इसलिए ये जो 2 टाइम मील का सिद्धांत है ये अच्छा है और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। जहाँ तक आपने कहा कि ये एक जो चक्र है 6 ऋतु का, तो जो इसमें किसी ऋतु के अंदर वातावरण के अकॉर्डिंग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है, अच्छी रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ आदान और विसर्ग 2 जो एक तरह से फंडामेंटल्स हैं और उसमें उसकी जो ये आदान की अंतिम ऋतु है ग्रीष्म ऋतु और विसर्ग की प्रारंभिक ऋतु है वर्षा ऋतु। तो ऐसा सिद्धांत है आयुर्वेद का कि इसमें आदान और विसर्ग का जो ये जो संगम है, इस पे बलहीन रहता है। जो नेचुरल इम्यूनिटी है बॉडी की
वो बहुत ही सप्रेस रहती है, वो हीन बल रहता है, और उसके हीन बल रहने के कारण उसकी मंदाग्नि रहती है, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसलिए इस समय जो हम आहार विहार जो भी लेते हैं, जो भी आहार विहार हम ग्रहण करते हैं, उसको उसके अनुकूल आहार विहार, यानी उस मौसम में जो सब्जियां हैं, जो फल हैं जो उत्पन्न होते हैं, वो उस इम्यूनिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने कई बार सुना है कि जब बारिशों का मौसम होता है तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दही छाछ इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बात सही है, या फिर अगर करते हैं तो क्या नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है? देखिए, दही के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दही के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और ये आम दोष होता है जहाँ से सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। जो मेटाबॉलिक डिजीज़ का एक जो मेन कोज है वो आम दोष है। तो ये लिखा है कि आम दोष को उत्पन्न करता है दही जो है। रात को तो कंप्लीट इसका निषेध लिखा है, रात्रि में दही खाना ही नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट एब्स्टिनेंस, ए पर्सन नॉट टू बी टेक कर्ड इन द सेकंड मील। ये बिल्कुल एक समझ लीजिए कि एक लाइन है, डिमार्केशन लाइन है, जिसके उधर नहीं जाना। रात को तो दही खानी ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं खानी चाहिए, ना स्वस्थ को खानी चाहिए, ना जो लंबे समय से खा रहा उसको भी धीरे धीरे करके उसको छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि आम दोष उत्पन्न करती है, तो दिन के समय दही खाएं। तो दही खाएं तो 3 चीज़ें लिखी हैं दही के लिए, 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक शक्कर है कि दही को शक्कर के साथ मिला के खाएं। दही को शक्कर के साथ मिलाने से पहली बात, भोजन का सही ढंग से पाचन हो जाता है, जो मील है उसका सही ढंग से पाचन हो जाता है। फिर दूसरी बात, उसकी विदग्धता खत्म हो जाती है, यानी जो उसका अम्लीय पक्ष है, अम्लीय पक्ष को ये शक्कर उसके ख़त्म कर देती है, और जो एसिडिटी है या गैस्ट्राइटिस होने की जो संभावना रहती है वो दूर हो जाती है। दूसरा है मूंग की दाल। मूंग की दाल के लिए, मूंग की दाल की साथ में दही को अगर खाते हैं, खासकर जो आर्थराइटिस के लोग हैं, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, गाउट एक बीमारी होती है, गाउट में लाभकारी है अगर इसके साथ मिला के खाएं। तीसरा आंवला चूर्ण है। अब क्योंकि आंवला चूर्ण जो है वो उसके अम्लीय पक्ष को तो ख़त्म कर देगा, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा अच्छा नहीं होता। आंवले चूर्ण के साथ अगर दही को मिला के खाएंगे तो वो एक तरह से वो दवाई की तरह खा सकते हैं, मेडिसिन की तरह, कि कभी खाया रेगुलरली, या हम उसको लोग अच्छी तरह से भोजन के साथ सेवन नहीं कर सकते। लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, नंबर 1 शक्कर और नंबर 2 मूंग की दाल। इनके साथ में दही को आसानी से खा सकते हैं। तो जो लोग रेगुलर दही खाने वाले हैं वो इसके साथ इसको खा सकते हैं, तो ये रोग पैदा नहीं करेगी। लेकिन खाली दही खाना या रात्रि में दही खाना, इसका पूरी तरह से निषेध है। बिल्कुल। और अन्य ठंडी चीज़ें इस मौसम में खानी चाहिए या बचना चाहिए? हाँ, उनसे बचना ही चाहिए। वात प्रकोप की आशंकाएं रहती है और उनसे बचना चाहिए। फिर ठंडी चीज़ों में ये है कि देखिए, मैंने अभी बताया कि इस मौसम में मंदाग्नि रहती है, और जो ठंडी चीज़ें हैं वो भी अग्नि को बंद करती हैं, तो उससे डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको अवॉइड ही करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बुज़ुर्गों की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से इस मौसम में कई ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो शिकायत करते हैं पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की, सलसलाहट की। तो ये वजह क्यों होती है इस मौसम में विशेष रूप से, और फिर सर्दियों तक ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं? तो इस मौसम में एकदम से जब गर्मी के बाद बारिश शुरू होती है तो बुज़ुर्गों में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है? एक चीज़ है इसके अंदर कि जो हमारी स्किन है बॉडी की, वो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का एक तरह से, और वायु का स्थान है वो। तो क्योंकि इसमें वात के प्रकोप की संभावनाएं रहती हैं, और उसका सबसे अच्छा जो एक इलाज है या उसका ट्रीटमेंट है वो उसको स्नेह का, क्योंकि रुक्षता आ जाती है बॉडी उसके अंदर, स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर रुक्षता आने से क्या है कि बहुत सारे जो हैजार्डस फंगस हैं या जो दूसरी स्किन की डिजीज़ पैदा करने वाले जो दूसरे कारक हैं, उनको वहाँ पे एक मीडियम मिल जाता है। और वर्षा ऋतु में क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, तो ह्यूमिडिटी रहती है तो उसमें रुक्षता आ गई उस पार्ट के अंदर, और वहाँ पे फंगस ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर मीडियम क्रिएट हुआ। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो उसका इलाज है वो उसकी मालिश है, तेल मालिश है उसकी। तो इसलिए स्किन को प्रॉपर अगर उनसे बचा के रखना है तो उसको तेल मालिश करें। उसी से आपने जो सरसराहट कही
वो भी उसके ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारा, क्योंकि वो वायु के प्रकोप के कारण सारे दर्द होते हैं, तो ये सूल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मैं एक और बात बताता हूँ। इसमें हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो दे आर कवर्ड विद अदर पार्ट। उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर, क्योंकि ये जो वेदर है, ये वेदर क्या करता है कि इसमें नमी उत्पन्न हो जाती है, और जो पार्ट बॉडी के एक्सपोज करते हैं, सन को एक्सपोज करते हैं या बाहर एयर वातावरण को, एटमॉस्फेयर को जो एक्सपोज करते हैं, उनमें तो ड्राई हो जाते हैं वो ऑर्गन तो। लेकिन जो पार्ट दूसरे पार्ट से कवर्ड हैं, उनमें नमी उत्पन्न होने के कारण एक मीडियम क्रिएट होता है जिसमें वो फंगस पैदा हो जाते हैं, और वो फंगल डिजीज होते हैं, स्किन की डिजीज होती है। तो इसलिए दे शुड बी क्लीन एंड ड्राई प्रॉपर विथ ड्राई क्लॉथ। जो टावल है वो भी सूखा यूज करना चाहिए, और उससे उसको क्लीन करें और ड्राई करें अच्छी तरह से उन पार्ट्स को। और उस पर तेल, चाहे सरसों का तेल है, सरसों का तेल अच्छा एक जो है एक मीडियम है उसको स्नेह उत्पन्न करने का, और बहुत सारे रोगों को दूर भी करता है। फंगस को एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो बहुत सारे जो रोग हैं, जो त्वचा के रोग हैं, वो खाली सरसों के तेल से ही दूर हो जाते हैं। तो इस जो मौसम है, ये मौसम, इस मौसम के अंदर उन पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन ड्राई करके और सरसों का तेल लगा सकते हैं, तो बहुत सारे जो स्किन डिजीज है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ पर आ रही थी डॉक्टर साहब, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फोड़े, फुंसी और मुहासे ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों बढ़ते हैं अचानक से, और ख्याल किस तरह से रखें? दर्द के बारे में तो आपने बताया कि मालिश बहुत ज़रूरी है। स्किन क्योंकि एक बहुत सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का है, और बारिश में ख़ास तौर पर जब गीले होते हैं, हम भीग जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो त्वचा संबंधी परेशानियाँ हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। वो जो इसके कारक हैं, फंगस है, वो सेटल हो जाता है उस मीडियम में जी, स्किन के उस पार्ट में। और अगर हमने उससे सफाई, उसकी साफ़ सफाई नहीं की, उसको ड्राई नहीं किया, तो वहीं पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो आपने फोड़े कहा, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं उसी से। तो उसके प्रिवेंशन का एक ही अच्छा तरीका है, वो बॉडी के उन पार्ट को अच्छी तरह से सुखा के, साफ़ करके, और उनके ऊपर सरसों का तेल ये लगा सकते हैं। तो इससे वो सारी समस्याएं जो बाद में उस तरह के का रूप लेने वाली हैं, वो उत्पन्न ही नहीं होंगी। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, वस्त्र किस तरह के होने चाहिए, कपड़े किस तरह के इस मौसम में पहनने चाहिए हमें? क्योंकि कई बार हमें बहुत गर्म भी महसूस होता है, और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एकदम से ठंडा भी लगने लग जाता है। तो कपड़े किस तरह से पहने, और रात के समय किस तरह से, जब हम सोते हैं तो ख्याल किस तरह से रखें उस वक्त? सर्दी के लिए देखो, सर्दी के वाले तो कपड़े पहनेंगे नहीं, और क्योंकि गर्मी में बहुत आदमी कपड़े बहुत हल्के पहनते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें शरीर को ढकना भी है। बहुत सारे मच्छर और बहुत सारी सब चीज़ें पैदा हो जाती है, तो वो काटने के बाद कोई गंभीर बीमारी ना पैदा करें। और उससे क्या है कि क्योंकि इसमें जब जैसे गर्मी बहुत तेज़ होती है, ह्यूमिड रहता है एटमॉस्फेयर, वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे स्वेटिंग भी होती है। तो वो स्वेटिंग भी को भी जो सोख ले कपड़ा, और उसमें गर्मी भी ना लगे, ऐसा कपड़ा यूज करना चाहिए, और फुल स्लीव के कपड़े यूज करने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों की बात करें, आपने बुजुर्गों की भी यहाँ पर बात करी, लेकिन जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न, उनका ख्याल इस मौसम में कैसे रखा जाए? क्योंकि पहला अगर वर्षा ऋतु से अगर वो उनका सामना हो रहा है, तो किस तरह से उनकी देखभाल, उनके लिए क्या मालिश ज़रूरी है, या किस तरह का खान पान, उनका देखभाल कैसे? मालिश तो उसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि स्किन उनकी भी वैसी है जैसी मैंने बताई है। तो स्किन की, बाहरी स्किन की कोई बीमारियां ना हों, उसके लिए मालिश ही एक अच्छा साधन है। दूसरी बात यह है कि वो जल जनित बीमारियां उनको भी प्रभावित करती हैं, और क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन के चांसेस, पानी की कमी होने के चांसेस बड़े व्यक्ति से ज़्यादा होते हैं। बच्चे में जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, यदि लूज मोशन और वॉमिटिंग उसको हुई तो उसमें डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है। इसलिए वो प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि वो जो इन्फेक्टेड कोई भी किसी भी तरह का फूड पार्टिकल्स है, वो बच्चे के पेट में नहीं जाना चाहिए, उसको उससे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर उसको डिहाइड्रेशन हुआ तो वो डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर होता है, और बहुत वो जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा। पानी की कमी हो जाती है, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं, उनकी जल्दी कमी हो जाती है। उनके अंदर लवण की कमी हो जाती है, क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो इसलिए उसको इन चीज़ों से
एक तरह की प्रिवेंशन है। बीमार होगा तो फिर तो इलाज ही है, लेकिन बीमारी से पहले कैसे बचाए, मेरा इतना कहना है कि बीमारी से पहले बचाने के लिए उसको उस तरह से प्रॉपर उसका जो खान पीन है उसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई किस तरह का इन्फेक्शन की चांसेस नहीं होने चाहिए किसी तरीके के। डॉक्टर साहब, क्या इस मौसम के शुरू होने पर किसी तरह का काढ़ा हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, या कोई पंचकर्म या कोई अन्य आयुर्वेदिक विधि जिससे हम अपने शरीर को भीतर से भी और बाहर से भी मजबूत बनाए रख सकें? एक सबसे अच्छी चीज़ है जी, जो हम इस मौसम में भी कर सकते हैं। देखिए, बाकी जितना आपने पंचकर्म बताया तो वहाँ 2 शब्द आते हैं, एक इंडिकेशन आता है, एक कंट्रा इंडिकेशन आता है, डॉक्टरी भाषा में जिनको हम बोलते हैं। एक कंट्रा इंडिकेशन आता है, एक इंडिकेशन आता है। मौसम खराब है, वातावरण बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसमें क्या करना क्या नहीं करना। पंचकर्म तो बहुत बड़ी एक चिकित्सा पद्धति है, उसमें पंचकर्म का कौन सा पार्ट हमें करना है किस मौसम में, यही इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन है। किस में करना है यही इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन है। लेकिन एक चीज़ है जिसको आज पूरी दुनिया मान के बैठी हुई है, वो है योगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है योग प्राणायाम। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जितना हठ योग है और सारे योग करें जो बड़े मुश्किल होते हैं। आप कोई भी एक योगासन है, प्राणायाम है, उसको रेगुलर करते रहिए, तो उससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। जहाँ तक काढ़े की बात है, तो काढ़ा, देखिए काढ़ा तो रोग का इलाज है, काढ़ा रोग का इलाज है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो हम जो आसानी से रोज़ हम खाते पीते हैं, जो भोजन करते हैं, अपने आसपास में जो वनस्पति जो सब्जियां हैं और जो हमारा खान पीन है, वही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और अगर रही बात कि भाई कोई ऐसी चीज़ जिसे हम रेगुलर लेते रहें, तो रेगुलर लेने के लिए तो आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन वो एक रोग की चिकित्सा है। फिर उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किस रोग में देना है किस में नहीं देना, वो वैसी बात हो जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर एक सूत्र में कहूँ तो 2 ही चीज़ अच्छी हैं जिनके लिए किसी विशेष स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आसपास की जितनी भी फल सब्जियां और क्षेत्र की और मौसम की वो है, आप उनको ले सकते हैं। और उसमें प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, धारणा समाधि, सब कुछ है उसके अंदर। तो वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक अच्छा और साधन हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि मौसमी खाने के साथ साथ अपना योग प्राणायाम भी करें ताकि इस मौसम का आप अच्छे से लुत्फ उठा सकें। डॉक्टर अधाना, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Thank you.